सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा उस टॉपिक में 2-3 छोटे छोटे बिंदुओं को लेने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे यहाँ पर इम्यूनाइजेशन की, यानी कि प्रतिरक्षीकरण की। हम जानेंगे एलर्जी क्या होती है और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम किस तरीके से काम करता है। आज ये छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स लेने हैं, क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने के लिए और समझने के लिए इन छोटे छोटे बिंदुओं को भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले वैक्सीनेशन और जो इम्यूनाइजेशन है उसकी बात करते हैं, यानी कि दोनों एक ही चीजें हैं। वैक्सीनेशन के माध्यम से, जैसे आप जानते हैं बीसीजी के टीके लगते थे या जो भी जब छोटे थे तो उस तरीके के कुछ टीके लगते थे। अब तो हालांकि जैसे मिशन इंद्रधनुष चलता है तो उसमें बहुत सारे रोगों के एक साथ टीका लगा दिया जाता है। तो ये क्या होता है, एक वैक्सीनेशन की प्रोसेस होती है। ये वैक्सीनेशन की प्रोसेस जैसे हमने कल पढ़ा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, और उसमें हमने कहा था कि यहाँ पर जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स आता है वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स किस पर डिपेंड होता है, मेमोरी पर डिपेंड होता है। तो ये जो वैक्सीनेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये वैक्सीनेशन यानी का जो एक थ्योरी है वो भी इसी बात पर डिपेंड करती है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसकी मेमोरी पूरे तरीके से एक्टिवेटेड रहे और जब उसकी आवश्यकता पड़े तो अपने पूर्व रिस्पॉन्स को यानी कि प्री रिस्पॉन्स को रिपीट कर सके। ठीक है। अब जैसे माना वैक्सीनेशन जब होता है तो जो भी पैथोजन होते हैं या कोई भी मान लीजिए किसी भी रोगजनक के प्रति यहाँ पर एक टीका लगाया जाता है, यानी कि वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या काम करता है? ये काम करता है कि बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल तरीके के प्रोटीन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, यानी कि प्रोटीन्स को बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है। और ये एंटीजन प्रोटीन्स हैं जो बॉडी जिनको बनाकर बॉडी में एंटर कराएंगे, और उसके बाद ये एंटीजन के अगेंस्ट यहाँ पर क्या शुरू कर देगा, एक एंटीबॉडी डेवलप करना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कि जो भी एंटीजन यहाँ पर एंटर होगा उसके अगेंस्ट इनका काम होगा एंटीबॉडी को डेवलप करना, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था बी सेल्स और टी सेल्स को, यानी कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में। ये क्या काम करेंगे, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करने का काम करेंगे। ये अपने जो भी सबसीक्वेंट एक्सपोजर इनका होता है उस एक्सपोजर के थ्रू ये क्या करेंगे, जो भी पैथोजन है उस पैथोजन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, और उसके आइडेंटिफिकेशन के बाद ये एंटीबायोटिक जो है उस पर रिएक्ट करेंगे। उस पर रिएक्ट करेंगे कैसे, जब ये यहाँ पर हाई क्वांटिटी में यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, और जब हाई प्रोडक्शन यहाँ पर होगा ये क्या करेंगे, जब अटैक करेंगे, अटैक करने के बाद ये उनको चूंकि अपनी क्वांटिटी बढ़ा चुके हैं तो ये उनको क्या कर देंगे, मार देंगे, या बहुत साधारण शब्द में कहूं उनको हरा देंगे, यानी कि डिफीट कर देंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है कि जिसमें इस तरीके के जो भी रोगाणु हैं उन फेटल पैथोजन से कोई सफर कर रहा है, यानी कि इन्फेक्टेड हो गया है, तो उसके लिए हमें तुरंत ऐसे एंटीबायोटिक की जरूरत होती है जो उसकी बॉडी को जल्दी से बूस्टअप कर सके। जैसे आपने अभी शुरू में कहा कि कुछ ऐसे वैक्सीन्स होते हैं जिनको लगाया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो सके, हमारी सेल्स एक्टिवेट हो सके और बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनने स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर उसी में एक एग्जांपल लेंगे हम टेटनस का। टेटनस में क्या होता है कि जो भी इफेक्टिव एंटीबायोटिक है या एंटीटॉक्सिन की यहाँ पर बात करें, एंटीटॉक्सिन भी समझ लेते हैं कि एंटीटॉक्सिन होते क्या है। एक्चुअली एंटीटॉक्सिन एक ऐसे बने हुए नॉन टॉक्सिक्स होते हैं, यानी कि एंटीटॉक्सिक्स होते हैं जो एक आविष के प्रति एक एंटीबायोटिक की तरीके से काम करते हैं। ठीक है, एंटीटॉक्सिन यानी कि किसी विष के प्रति क्या करेंगे, एक प्रतिरोधी की तरीके से काम करेंगे। कौन? एंटीटॉक्सिन।
अब इनका क्या किया जाता है, टीका यानी कि वैक्सीन की जाती है, वैक्सीनेशन किया जाता है। जैसे अब जब भी हम एंटीटॉक्सिन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जहरीला जंतु हमें क्या लगता है, सांप लगता है, जो कि हमारे नियर बाई अमूमन हमें दिख ही जाता है। और आजकल जैसा सीजन है तो इस समय तो सांप बहुत ज्यादा दिखाई दे भी रहे हैं। तो जैसे सांप काट लेता है, सांप के काटे जाने के बाद जो भी पेशेंट है यानी कि जो भी वो व्यक्ति है जिसको सांप ने काटा है, उसको एक सुई लगाई जाती है। या उस सुई से क्या होता है, उस सुई में जो भी सांप ने काटा है यानी कि सांप के वेनम के अगेंस्ट वहां पर होते हैं एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी। ठीक है, उस नीडल में क्या होता है, जो सांप का जहर है यानी कि सांप का जहर को बोला जाता है वेनम, उस वेनम के अगेंस्ट उसमें क्या होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, जिससे कि वहां पर वो सांप के कांटे के प्रभाव को यानी कि जहर को खत्म कर दिया जाता है। तो इस तरीके की जो यहाँ पर प्रतिरक्षीकरण है यानी कि इम्यूनाइजेशन है, उसको कहा जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण। जो हमने कल पढ़े थे, हमने एक्टिव और पैसिव दोनों पढ़े थे। तो यहाँ पर पैसिव इम्यूनाइजेशन का ये एक उदाहरण है। किसका, पैसिव इम्यूनाइजेशन, हिंदी में कहेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण। अब देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से अब हम टेक्नोलॉजी का यूज कर ही रहे हैं, नई नई वैक्सीन्स बनाए जा रहे हैं। जैसे अभी भी हम पढ़ रहे हैं कि कोरोना ही सेंटर पॉइंट में होता है जब हम किसी वैक्सीन या ऐसी बात करते हैं। तो क्योंकि कोरोना कोई दिन नहीं जाता होगा जिस पर हमारे घरों में कोरोना पर डिस्कशन नहीं होता होगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी का यूज लगातार किया जाता है जिससे कि नए नए एंजाइम्स के थ्रू या नए नए तरीकों से कोई वैक्सीन बनाई जा सके। और अभी जैसे सुन ही रहे हैं, गवर्नमेंट ये कह रही है कि 15 अगस्त को उससे रिलेटेड जो भी वैक्सीन है या जो भी उसकी दवाई है वो लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम यहीं पर आते हैं। हम बात कर रहे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जैसे हमने कहा कि टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, प्रौद्योगिकी का यूज किया जाता है, और उस टेक्नोलॉजी से बैक्टीरिया, यीस्ट, इनमें जो भी एंटीजन होते हैं उनमें पॉलीपेप्टाइड का प्रोडक्शन होने लगता है। ठीक है, इनमें किसका प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, पॉलीपेप्टाइड का। ठीक, अब इस मेथड के थ्रू यानी कि टेक्नोलॉजी के यूज से ही वैक्सीन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है। और इसीलिए जब इम्यूनाइजेशन होता है तो इम्यूनाइजेशन के लिए उन वैक्सीन्स को बहुत जल्दी क्या कहना चाहिए, उनकी उपलब्धता यानी कि उनकी जो भी मार्केट में उनकी प्रेजेंस है वो बहुत बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर यीस्ट की बात करेंगे, जैसे यीस्ट से बनने वाला जो यकृत शोथ है यानी कि हेपेटिक से रिलेटेड जो लीवर में सूजन आ जाती है उसकी बात कर रहे हैं। यकृत शोथ हेपेटाइटिस बी के टीके की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, यकृत शोथ उसे हिंदी में बोला जाता है। तो यकृत शोथ से संबंधित जो टीका होता है, हेपेटाइटिस बी का टीका जो होता है वो किससे बनता है, यीस्ट से बनता है। ये एक एग्जाम्पल हमने लिया टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज हो रहा है। यहाँ पर जैसे आरएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज हो रहा है। ओके, दूसरा टॉपिक जो हमें यहाँ पर लेना है, एलर्जी। आज का जो मौसम है, आजकल का जो मौसम है, कई बार पूछा जाता है एलर्जी क्या होती है। एलर्जी कई बार ऐसा होता है, हमें रीजंस पता होते हैं एलर्जी होने के, और कई बार ऐसे होते हैं अननोन रीजंस होते हैं और जिस वजह से हमें एलर्जी हो जाती है। एलर्जी का मतलब ये नहीं कि शरीर पर किसी तरीके के चकत्ते पड़ जाएं यानी कि किसी तरीके के मार्क आ जाएं या आप बहुत कुछ ऐसे बॉडी मार्क दिखाई देने लगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं नई जगह से आए हैं या कहीं हम बाहर से आए हैं या घर पर डस्टिंग भी कर ली है तो उसकी वजह से बहुत छींकें आनी शुरू हो जाती हैं यानी कि छींकना शुरू हो जाता है। कई बार सांस लेते हैं तो वो खुलकर सांस नहीं आती है, सांस के साथ आवाज आती है। और जब आप अपने उस प्रॉपर इन्वायरमेंट में आ जाते हैं जो हेल्दी इन्वायरमेंट है, नॉन डस्टी इन्वायरमेंट है, या कहीं आप बाहर जाने के बाद ऐसा फील करते हो, जब आप घर पर आते हैं तो रिलैक्स फील करते हैं। यानी कि ये भी आपको जो सिम्टम लग रहे थे कि छींकना हो गया, खांसना हो गया, आंखों से पानी आना हो गया, तो ये भी एलर्जी के ही लक्षण है। लेकिन जब आप अपने वापस उसी स्थान पर आते हैं तो सब
नॉर्मल हो जाता है। हालांकि ये सभी के साथ नहीं होता, कुछ लोग इसके प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है जब डस्ट वगैरह होती है, क्योंकि कई बार इनके प्रति जो रिएक्शन होती है, ये जैसे गेहूं का सीजन होता है उस समय बहुत पॉलन निकलते हैं, या बसंत का जो सीजन होता है तो बहुत पॉलन होते हैं इन्वायरमेंट में, हवा में बहुत सारे पॉलन होते हैं जिनकी वजह से एलर्जी होती है। ऐसे ही कुछ माइट्स होते हैं जिनकी वजह से एलर्जी हो जाती है। एलर्जी मतलब कुछ स्पेशल तरीके के सिम्टम्स वहां पर दिखाई देना। अब देखिए बहुत सारे ऐसे एंटीजन हैं, अब जैसे हमने यहाँ पर कहा कि ये कुछ टाइम बाद क्या होता है, अपने आप ठीक हो जाता है, यानी कि वो एलर्जिल मटेरियल ने बॉडी के अंदर एंटर किया, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम जब तक उसके प्रति काम नहीं कर पाया तब तक वो सिम्टम दिखाई दिया। जैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम ने उसके प्रति काम करना शुरू कर दिया, वैसे ही ये चीजें क्या हो गई, खत्म हो गई, यानी कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है उस इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स आया इन एंटीजन के प्रति, जो भी एंटीजन जैसे पॉलन वगैरह जो भी थे बॉडी के अंदर एंटर किए। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में मौजूद कुछ ऐसे एंटीजन के प्रति हमारा इम्यून सिस्टम एक अनुक्रिया करता है जिसको कहा जाता है एलर्जी। जैसे छींकना हो गया, बोला खांसना हो गया, कुछ भी हो गया। तो ऐसे कुछ मैटर्स होते हैं जिनके प्रति इस तरीके का रिस्पॉन्स आता है, मतलब जिनके प्रति जैसे पॉलन के अगेंस्ट आया तो उनको कहा जाएगा एलर्जन। अलग अलग होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, माइट्स हो गए, या डेंडर्स हो गए, जो छोटे छोटे शल्क होते हैं एनिमल्स के, वो भी एलर्जी देते हैं। ठीक है, तो इनके प्रति एक अलग तरीके का एंटीबायोटिक डेवलप होता है जिसे बोला जाता है IgE। ये अलग अलग प्रकार है, पर कल हमने पढ़ा था इसके बारे में, यानी कि बिफोर ये इससे पहले वाले सेशन में ही हमने पढ़ा था उनके बारे में, है ना। हाँ, तो ये क्या हुआ, IgE, ये एक विशेष प्रकार का यहाँ पर एंटीबायोटिक डेवलप हो जाता है। क्लियर हो गया। अब एलर्जी का जो मास्ट सेल्स होती हैं, उन मास्ट सेल से हिस्टामिन, नाम ध्यान में रखिएगा, ओके, सॉरी मैंने लिखा गलत है, हिस्टामिन। ठीक, दूसरा होता है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन ऐसे कुछ केमिकल हैं, टोनिन, सॉरी NIN, ठीक है, ये ऐसे कुछ केमिकल हैं जिनके निकलने की वजह से कुछ एलर्जीज फील होती हैं, और एलर्जी की वजह से ही रोगी को बहुत सारे एलर्जेंस के प्रति कई बार तो क्या होता है, जैसे हमने कहा हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो गया तो वो चीजें अपने आप प्रिकॉर हो जाएंगी, क्योंकि 1 के 2-3 दिन का समय लगता है। जैसे हमने उसके जुकाम के बारे में भी पढ़ा था कि 2-3 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम उसके प्रति पावरफुल तरीके से एक्टिवेट हो गया है तो। नहीं तो क्या किया जाता है, यहाँ पर कुछ दवाइयां दी जाती हैं, वैक्सीनेशन किया जाता है, टीके लगाए जाते हैं, और जैसे हिस्टामिन की हमने यहाँ पर बात की तो इनमें मोस्टली क्या हो जाएंगे, जैसे एंटीहिस्टामिन, ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएंगे, एड्रीनेलिन, ठीक है, ऐसे ही कुछ हो जाएंगे आपके स्टेरॉइड्स। ठीक, ऐसे कुछ दवाइयों का यूज करके एलर्जी के लक्षण हम क्या कर लेते हैं, जल्दी से ही कंट्रोल कर लेते हैं। इनके नाम आप ध्यान में रखिएगा। एलर्जी कंट्रोल करने के लिए किनका यूज किया जाता है, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड्स और एंटीहिस्टामिन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम जान ही रहे हैं कि जैसे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है या अपनी जनरेशन की हम बात करें, हम उसी जनरेशन में बहुत सारे सेंसिटिव लोगों को देख रहे हैं, और स्पेशली जो मेट्रो सिटीज हैं, उन मेट्रो सिटीज में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, जिस वजह से कम उम्र के बच्चों में भी अलग अलग तरीके की सेंसिटिविटी है, यानी कि अलग अलग तरीके की एलर्जी वहां पर दिखाई देती है। और अब तो अस्थमा जैसी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। ठीक है, अस्थमा जैसी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। आपको ध्यान होगा जब जैसे न्यूज चैनल्स पर भी आता है, मोस्टली दिल्ली का जरूर आता है, क्योंकि जब प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है तो उस समय कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं कि आप बाहर मत जाइए, आज हवा सही नहीं है। और जब से कोरोना का जो ये काम शुरू हुआ है, मतलब जब से कोरोना काल की शुरुआत हुई है, तब से भी कुछ ऐप ने ऑटोमेटिक तरीके से नोटिफाई करना शुरू कर दिया है कि बाहर हवा में कितना प्रदूषण है, वो प्रदूषण को डिटेक्ट करके बता देते हैं, और साथ ही साथ वो सजेशन देते हैं कि आप बाहर जाएं तो स्पेशल प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। ठीक है,
अब यहाँ पर बात करेंगे, ये तो दो चीजें हो गई एलर्जी। हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर हम इम्यून सिस्टम की बात करेंगे कि हमारी जो बॉडी है उसमें इम्यून सिस्टम किस तरीके से रोल कर रहा है। देखिए, ह्यूमन इम्यून सिस्टम की बात करेंगे। ह्यूमन इम्यून सिस्टम में हमारी जो लिम्फॉइड्स ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो गया लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, सेल्स होती हैं और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसा कि एंटीबायोटिक उसमें शामिल हो। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जितना इम्यून सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा उसमें जो फॉरेन एंटीजन होता है उसका डिटेक्शन करना और उस फॉरेन जो भी मैटर ने एंटर किया है उस फॉरेन मैटर को मारना या उसे डिस्ट्रॉय करना, यानी कि उसके प्रति रिस्पॉन्स करना, ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इम्यूनाइजेशन जब होता है या वैक्सीनेशन किया जाता है, कुछ नहीं होता है, उसमें सिर्फ जो सेल्स की मेमोरी है उसको बूस्टअप करने की कोशिश होती है। यहाँ पर इम्यून सिस्टम में जैसे हमने एलर्जी की पढ़ा, एलर्जी में उसके प्रति रिस्पॉन्स किया जा रहा है। फिर सेल्फ जो यहाँ पर खुद को प्रतिरक्षा की जा रही है, रोगों से लड़ने के लिए अपने आप को एक्टिवेट किया जा रहा है। फिर यहाँ पर जैसे ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, ये सारी चीजें जब ट्रांसप्लांटेशन होता है तो हमने कहा कि जो भी सेल होती है वो ये जानती है कि ये उसकी बॉडी का पार्ट है या वो किसी और की बॉडी का पार्ट है। उसके लिए जरूरी ये था कि ट्रांसप्लांटेशन जब किया जाए डोनर के ब्लड और टिश्यूज की जांच कर ली जाए, क्योंकि जिसे डोनेट किया जा रहा है उसके टिश्यू और ब्लड से वो मैचिंग होनी चाहिए। तो ये कुछ लिम्फॉइड्स ऑर्गन्स हैं जिनमें लिम्फोसाइट्स यहाँ पर बनते हैं। जब ये लिम्फोसाइट्स बनते हैं, ये लिम्फोसाइट्स यहीं पे मैचुरेशन इनका होता है, यहाँ पर ही उनका प्रोलिफरेशन होता है, यानी कि प्रचुर उद्भवन होता है। और यही लिम्फोसाइट्स क्या काम करते हैं, मेनली यहाँ पर जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि जो प्रतिरक्षा तंत्र है उस प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का या उसे एक्टिवेट करने का काम करते हैं। बात करते हैं बोन मैरो और यहाँ पर थाइमस की। ठीक है, बोन मैरो और थाइमस ये क्या होते हैं, दोनों ही ये होते हैं हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। और जहां पर इमैच्योर लिम्फोसाइट्स या एंटीजन सेंसिटिविटी लिम्फोसाइट्स, यहाँ पर क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, अंतर हो जाता है, यानी कि इमैच्योर जो है और जो सेंसिटिव है उन दोनों तरीके के लिम्फोसाइट्स में क्या हो जाता है, यहाँ पर प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन मीन्स यहाँ की बात कर रहे हैं, इनमें क्या होता है, अंतर होता है। अब जब मैचुरेशन होता है, मैचुरेशन के बाद जो लिम्फोसाइट है वो स्प्लीन, ठीक है, आरबीसीज का, इसे कब्रगाह भी कहा जाता है स्प्लीन का, जैसे हर ऑर्गन का हम एक अलग अलग नाम पढ़ते हैं, तो स्प्लीन को बोला जाता है आरबीसीज का कब्रगाह या शमशान या कब्रिस्तान। यहाँ पर क्या बात कर रहे थे हम कि जो ये प्राइमरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन है, हाँ यहाँ पर मैचुरेशन हो गया है। मैचुरेशन के बाद जो लिम्फोसाइट्स हैं वो स्प्लीन और स्प्लीन के साथ यहीं पे लिख देती हूँ लिम्फॉइड ग्लैंड्स होती हैं, लिम्फॉइड ग्लैंड्स और टॉन्सिल्स जो गले के साइड में सभी के होते हैं। हालांकि कुछ को ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, बहुत ज्यादा वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार सुनाई देने में दिक्कत होती है, कई बार बोलने में बहुत परेशानी होती है, गला दुखता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो टॉन्सिल्स भी आएंगे और साथ ही साथ अपेंडिक्स भी आएगी। ये सारे के सारे कैसे ऑर्गन्स होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक, अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स ऐसे स्थान हैं जहां पर जितने लिम्फॉइड्स होते हैं या लिम्फोसाइट्स होते हैं, उन लिम्फोसाइट्स की एंटीजन के साथ एक रिएक्शन होती है, आपस में उनकी क्रिया होती है और उस रिएक्शन के बाद क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या में कुछ इफेक्टिव सेल्स यहां पर बनती हैं। ठीक है, रिएक्शन हो रही है, उसके बाद यहाँ पर क्या होंगी, कुछ इफेक्टिव सेल्स बनेंगी और ये इफेक्टिव सेल्स, जैसे हमने कहा कि जो बोन मैरो है, मेन जो लिम्फॉइड ऑर्गन, अगर कभी क्वेश्चन आता है आपका तो वो क्या होता है, बोन मैरो होता है। बोन मैरो यानी कि यहाँ पर आरबीसीज बनती हैं। ठीक है,
तो यहाँ जितने जो ब्लड सेल्स हैं तो ये ध्यान में रखिएगा, अस्थि मज्जा जिसे कहा जाता है, यहाँ पर लिम्फोसाइट्स के साथ साथ ब्लड सेल्स भी बनती हैं। ये ब्लड सेल्स के बनने का ध्यान में आप जरूर रखिएगा। साथ ही थाइमस की बात करते हैं, हार्ट के पास होती है, लोब्ड होती है, और जब जन्म होता है एक ऐसी ग्रंथि है ये, जब बर्थ होता है तो उस समय तो ये बड़ी होती है, और लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते चले जाती है ये साइज में छोटी हो जाती है, और जब मैच्योर एज आती है यानी कि जब क्या कहना चाहिए एक यंग एज आती है, ये बहुत ज्यादा छोटे आकार की होती है। तो बोन मैरो और थाइमस दोनों ही क्या काम करती हैं, टी लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट करती हैं, उसका मैच्योरेशन करती हैं, और उसे एक एनवायरमेंट प्रोवाइड कराने का भी काम करती हैं। ठीक है, अब बात करें फिर से स्प्लीन की। छोटा सा यहाँ पर जिक्र जरूरी है इसका, कैसा शेप होती है, इसकी बीन शेप होती है, सेम के आकार का होता है, और मुख्य रूप से जो लिम्फोसाइट्स हैं फेगोसाइट्स होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को वो डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है भक्षकाणु। ठीक है, क्या होते हैं, फेगोसाइट्स होते हैं। जो भी वहां पर अदर किसी भी फॉरेन मैटर ने वहां पर एंटर किया है बॉडी के अंदर, तो वो क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का काम कर लेते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं, जैसे ब्लड में भी बहुत सारे माइक्रोब्स बनते हैं, तो ये क्या करती हैं, एक जाल जैसा बनाती हैं, उन्हें फंसा लेती हैं, और उनका यूज फिर ये करती हैं फिल्टर के तरीके से, यानी कि छानने में काम करती हैं। ठीक है, तो जो स्प्लीन है, स्प्लीन में आरबीसीज का बहुत बड़ा भंडार होता है, इकट्ठी होती हैं यहाँ पर। जो हमारी लिम्फोसाइट सेल्स ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड्स कैसी होती हैं, ठोस होती हैं, मतलब ठोस तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, थोड़ी थोड़ी ठोस जैसी संरचनाएं, सॉलिड स्ट्रक्चर्स यहाँ पर कुछ दिखाई देते हैं, इस तरीके की हमारी लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, अब जो ये लिम्फ ग्लैंड होती हैं, माइक्रोब्स या जो भी एंटीजन या जो भी जो क्या कहना चाहिए लिम्फ वहां पर है, या जो भी टिश्यूज हैं या जो भी लिक्विड वहां पर है, ये लिम्फ ग्लैंड्स उन्हें क्या करती हैं, कैप्चर करने का काम करती हैं, उन्हें फंसा लेती हैं, साधारण सा शब्द प्रयोग करूं, और जो ये लिम्फ ग्लैंड्स में इन लिम्फ ग्लैंड में जो एंटीजन फंस गए हैं, जो एंटीजन फंसाने के लिए एक फिल्टर फॉर्म कर रही थी, ये एंटीजन जहां फंस गए हैं वहां मौजूद जितने लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या करते हैं, प्रतिरक्षा के लिए यहाँ पर उसके रिस्पॉन्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि अब ये फंस गए हैं, फंसने के बाद इसे डिटेक्ट कर लिया गया है, डिटेक्शन भी हो गया है, तो उसके बाद क्या अनुक्रिया होगी, क्या रिस्पॉन्स वहां पर आएगा, ये उसको डिटेक्ट करने का काम करती हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर कल जिक्र किया था उसका, जो अलग अलग हमारे ट्रैक होते हैं, तो म्यूकस का एक लेयर होती है जो हम बॉडी के अंदर फॉरेन ऑर्गेनिज्म को एंटर करने से रोकते हैं, या माइक्रोब्स को एंटर करने से रोकते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ऐसी जैसे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, या हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, या यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, इसमें एक लाइनिंग होती है, और ये लाइनिंग में ही हमने जिन कल टिश्यूज की बात की थी, उन टिश्यूज को मैं फिर से जिक्र कर रही हूँ। क्यों जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि आज हम लिम्फ यानी कि लसीका की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो वो टिश्यू होता है, वो टिश्यू होता है म्यूकोसल। अब हिंदी आ गई, ठीक है, हिंदी लिख दे रही हूं मैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, इसका ध्यान में रखिएगा। MALT का पूरा नाम भी पूछा जाता है कई बार। और लगभग हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो लिम्फॉइड टिश्यू होता है, वो लिम्फॉइड टिश्यू होता है लमसम 50%। मैं इसे लिख ही दे रही हूं, मुझे तसल्ली से नहीं हो रही है। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड टिश्यू। ओके, तो ये यहां पर क्या है, हमारा जो हमने इम्यूनाइजेशन पढ़ा, वैक्सीनेशन पढ़ा, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम किस तरीके से काम करता है वो हमने पढ़ा।
और एलर्जी क्या होती है वो हमने पढ़ा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड होगा एड्स से। हम एड्स के बारे में उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल आज के सेशन में हम इतनी ही बात करते हैं। ध्यान में रखेंगे फेगोसाइट्स क्या होती है, लिम्फोसाइट्स किस तरीके से काम करती हैं, टी और बी लिम्फोसाइट्स किस तरीके से काम करती हैं, वैक्सीनेशन जब किया जाता है तो या इम्यूनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसका क्या उद्देश्य होता है और एक्चुअली में उसमें सेल किस तरीके से काम करती हैं, इन बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे, टॉपिक बताया जिसपे हम आगे पर डिस्कस करने वाले हैं। तो लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।